बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपने इससे पहले की एक्सरसाइजेज को कंप्लीट देखना है, यानी कि 8.3, 8.2 एंड 8.1 को लाजमी देखना है। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि मेरे चैनल हफ्सा स्टडी में प्ले लिस्ट में दिया गया 8.3, 8.2, 8.1 को देख लेना है, ताकि आपको 8.4 की अच्छे से समझ आ जाए, क्योंकि इसमें जो फार्मूलाज यूज़ होने वाले हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को पहले समझने की कोशिश करते हैं और उसमें इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है नासिर सोल्ड फ्रूटर्स, नासिर ने बेचे फ्रूटर्स कितने रुपीज़ में? 120 रुपीज़ में पर डज़न। पर डज़न का मतलब है एक दर्जन। एक दर्जन जो है वो उसने 120 में बेचा है। और शकरी माल्टा है, यानी कि दो हमारे पास चीज़ें हैं, एक फ्रूटर्स और एक शकरी माल्टा। शकरी माल्टा उसने रुपीज़ 150 पर डज़न बेचा है, यानी कि एक डज़न 150 में उसने बेचा है। एंड अर्नड, और उसने जो रुपीज़ हासिल किए हैं, जो उसने कमाया है, वो रुपीज़ 1200 हैं। तो राइट एन इक्वेशन, आपने इक्वेशन बनानी है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको इक्वेशन बनानी है दैट डिस्क्राइब्स द सिचुएशन, यानी कि वो जो इक्वेशन आप बनाएंगे वो आपकी इस पूरी के पूरी सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगी, इस सारी सिचुएशन को। तो आगे वो कहते हैं कि दैट डिस्क्राइब्स द सिचुएशन इफ ही सोल्ड 4 डज़न ऑफ शकरी माल्टा। अगर इसी पैसों में से उसने 4 दर्जन शकरी माल्टा बेचा है, तो हाउ मैनी डजन ऑफ फ्रूटर्स ही सोल्ड। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि फ्रूटर्स कितने डजन उसने सोल्ड किए हैं, तो हम यही फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर लाते रहा करें। तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। आइए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमने इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन जो फ्रूटर्स की बात हो रही थी, तो वो रुपीज़ 120 पे हुई थी, ऐसा ही था। और जो शकरी माल्टा था उसकी रुपीज़ 150 की बात हुई थी। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो फ्रूटर्स हैं वो इक्वल हैं किसके? एक्स के। फ्रूटर्स को नाम भी तो देना ना एक इक्वेशन की फॉर्म में। तो फ्रूटर्स को हम लेट कर लेते हैं, ये क्या है? एक्स है। लेकिन जो शकरी माल्टा है उसको हम लेट कर लेते हैं कि ये वाई है। तो ये हमारे पास इन दोनों की एक मैथमेटिशियन फॉर्म में एक फॉर्म आ गई है, ठीक है, मैथ में। अब उसमें एक्स और वाई आ गए, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। अब हमने जो रुपीज़ देखे थे 120 और 150, वो हमने इसके साथ लगाने हैं। तो ये हमारे पास एक्स के रुपीज़ कितने थे, यानी कि फ्रूटर्स के 120 थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 120 एक्स, और साथ एक और क्या चीज़ थी हमारे पास? वाई, और उसके रुपीज़ कितने थे? 150। तो ये आ गया 150 वाई। और साथ में जो हमने पूरा का पूरा अर्न किया था, एक नासिर ने जो सारे रुपीज़ अर्न किए थे वो कितने थे? 1200। तो वो किसके इक्वल हो गए? 1200 के। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि क्या कोई ऐसा टेबल है कि जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे? यस। तो वो टेबल कौन सा है? 30 का। तो हम एक फॉर्म देंगे, एक स्टेटमेंट इसको देंगे कि डिवाइडिंग बाय 30 ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स को 30 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है। सीधा सीधा आपने 120 को कैलकुलेटर पे लिखना है डिवाइडेड बाय 3। तो आप देखेंगे जो भी आंसर आपके पास आएगा वो आपने यहाँ पे राइट करना है। इसी तरह 150 डिवाइडेड बाय 30, y इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 30। अब 30 1s आर 30, 30 4s आर 120। इसी तरह 30 1s आर 30, 30 5s आर 150। कैलकुलेटर पे जो लिखा हुआ आंसर आएगा आपने वही यहाँ पे लिखना है। इसी तरह 30 1s आर 30, 30 40s आर 1200। अब जो आपके पास बच गया आपने नीचे लिख लेना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बचा था? 4 और x, प्लस यहाँ पे क्या बचा? 5 और y। इसी तरह इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा? 40। अब ये सारा हमारे पास जो एक इक्वेशन है वो आ चुकी है। अब अगर आप मज़ीद इस स्टेटमेंट को पढ़ें, जो कि आपने पढ़ा है, समझा भी है, तो यहाँ पे दिया गया था कि इफ़ ही सोल्ड 4 डज़न,
यानी कि शकरी माल्टा y की जो हमें आंसर है वो दिया गया है, यानी कि शकरी माल्टा को हमने y से ही लेट किया था ना, तो y का आंसर जो है वो हमें दिया गया और वो क्या है 4। हमने किसको फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है x को। तो y इज इक्वल टू 4 आ चुका है। हमारा जो स्टेप होता था, नेक्स्ट स्टेप, जब हम एक इक्वेशन को बना लेते थे, उसको एक अच्छी सी फॉर्म में ले आते थे, फिर हम एक आंसर निकालते थे। जब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कर रहे थे, ये तब की बात हो रही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम x और y की ही वैल्यूज निकालते थे। तो यहाँ पे y की जो आंसर है वो हमें दिया गया है 4। हमने किसका आंसर निकालना है, x का। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि यहाँ तक हमारे पास एक 4 का आंसर आ चुका हुआ है, हमने किसका आंसर निकालना है, y का। तो जब भी हमारे पास एक चीज की इक्वेशन, एक चीज का आंसर दिया जाता था, तो हम क्या करते थे, हम उसको सब्स्टिट्यूट करते थे। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा इसका, सब्स्टिट्यूटिंग का। तो सब्स्टिट्यूटिंग, क्या आपको आंसर दिया गया है y का 4, तो y इज इक्वल टू 4 किस में आपने करना है, इन इक्वेशन 1 में आपने करना है। याद रहे आपने हमेशा ओरिजिनल जो इक्वेशन होती है उसके अंदर आपने एडिशन करनी होती है। तो ओरिजिनल कौन सी है, ये वाली। अब अगर आप इसके अंदर भी y की पुटिंग करेंगे तब भी आपके पास वही आंसर आएगा जो इसको पुट करने से आएगा। तो आप दोनों में से किसी एक से कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ओरिजिनल वाली जो इक्वेशन है उसके अंदर करें, ठीक है। तो मैं ओरिजिनल के अंदर आपको पुटिंग करके देती हूँ, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, ये भी याद रखना है। तो चलें इसको करते हैं हम। 120 हमारे पास क्या है, 120x, आगे क्या है प्लस 150y, y की जगह क्या पुट करना है 4 इज इक्वल टू 1200। अब 120x यहाँ ही रहेगा, ये 154 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा 600 इज इक्वल टू 1200। इसी तरह 120x इज इक्वल टू, ये 600 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखेंगे हमारे पास क्या बचता है, 600 इज इक्वल टू 120x, x इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 120। तो 120 ये 0 0 से कट गया, 12 1 जार 12 12 5 जार 60। तो x का आंसर हमारे पास क्या आया 5। तो ये देखें हमारे पास x का भी आंसर आ गया है और 5 का भी x का भी आंसर आ गया और y का भी आंसर आ चुका है। अब ये दोनों आंसर तो आ गए हैं, अब हमने क्या कहना है, जो हमारे पास ये सिचुएशन दी गई थी इसके मुताबिक हम क्या कहेंगे कि हमारा 5 आंसर आया। तो इस स्टेटमेंट के लिए इसको क्या फ़ायदा हुआ है, तो इसको ये फ़ायदा हुआ है कि जो डजन की बात की गई थी फ्रूटर्स के, वो 5 डजन हैं जो हमने फाइंड किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि नासिर सोल्ड 5 डजन ऑफ फ्रूटर्स। तो इसको लिखते हैं, जो मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नासिर सोल्ड 5 डजन फॉर फ्रूटर्स। तो ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट आ चुकी है और हमने इसका आंसर निकाल लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को भी पहले हम समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको इक्वेशन दे दी गई है। तो द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000 डिस्क्राइब द टोटल कॉस्ट फॉर स्टेइंग इन अ हॉस्टल। आप यहाँ पे सॉरी हॉस्टल नहीं, होटल, फॉर 1 डे, यानी कि ये इक्वेशन जो है ये किसको डिस्क्राइब कर रही है, खर्चे को डिस्क्राइब कर रही है, कॉस्ट को डिस्क्राइब कर रही है, किसके, एक कोई भी 1 डे के लिए हॉस्टल में रहा है, होटल में सॉरी, तो होटल में वो रुका है और 1 दिन के लिए, और उसकी इक्वेशन जो है वो ये बनी है। अब आगे वो बता रहा है कि इसमें क्या क्या हुआ है, इस इक्वेशन में क्या डिस्क्राइब हुआ है। तो वो क्या है कि वेयर 2000 इज द रेंट ऑफ रूम, यानी कि पहली बात तो जो इसमें 2000 लिखा हुआ है ना, वो ये है कि इसका रेंट था रूम का, फॉर मैक्सिमम कितने पीपल के लिए, 8 पीपल के लिए, एंड ₹1450 इज द फूड कॉस्ट पर पर्सन, यानी कि जो 1450 रुपीज़ है ना, जो इक्वेशन में लिख के दिए गए हैं यहाँ पे, वो किसकी है, वो फूड की कॉस्ट है, और ये जो है ये रेंट है रूम का, ठीक है। तो ये इन्होंने सारा डिस्क्राइब भी किया हुआ है इक्वेशन को, और ये भी बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या था, और ये भी बताया हुआ है कि इक्वेशन क्या है, यानी कि सारा कुछ ही बता दिया।
लेकिन अब फाइंड क्या करना है इसमें से, जैसे आपको नेक्स्ट 2 पार्ट्स दिए हैं फाइंड करने के लिए। फाइंड द कॉस्ट पेड टू होटल इफ अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टेज फॉर 1 डे। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम 8 पीपल एक रूम में आ सकते थे, लेकिन वो कहते हैं कि आप कॉस्ट फाइंड करें किसकी, होटल की, कि कितनी कॉस्ट उन्होंने पे की होगी और वो पीपल कितने हैं, 7 हैं, यानी कि 7 पर्सन हैं जो वहां पे एक दिन के लिए रुके हैं। ठीक है, तो आपने 7 पीपल के हिसाब से ये सारा कुछ करना है। दूसरी बात वो कहते हैं हाउ मैनी पीपल कैन स्टे इन द होटल फॉर ₹13,600 फॉर 1 डे। वो कहते हैं कि कितने लोग रह सकते हैं एक होटल में एक दिन के लिए, लेकिन उसका खर्चा कितना होना चाहिए, 13,600, यानी कि 13,600। अगर एक बंदे के पास 13,000 रुपीज़ है, ठीक है, या चलें 14,000 है, तो वो कहता है कि मुझे 13,600 रुपीज़ का कोई ऐसा होटल चाहिए जिसमें मैं अपने फूड कॉस्ट, अपने रूम का रेंट सारा कुछ दे दूँ, ठीक है, और मैंने एक दिन के लिए रहना। अब वो कहते हैं कि कितने पीपल हैं। अब अगर एक बंदा है, ठीक है, मैंने तो एक बंदे की एग्जांपल दी है ना, अगर कितने बंदे हों तो इतने पैसे हों तो एक दिन में वो रह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, पैसे उनके पास इतने ही हैं। फॉर एग्जांपल 5 बंदे हैं, उनके पास इतने ही पैसे हैं, तो हमने ये जो 5 है ना, ये जो 5 बंदे मैंने बोला है, इस 5 को हमने फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है कि कितने लोग यहाँ पे रह सकते हैं। तो ये हमारे पास इसके दोनों पार्ट्स, हमने इसको क्लियरली समझ लिया। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000, ये इक्वेशन है। इसी तरह फर्स्ट पार्ट, फाइंड द कॉस्ट पेड टू होटल इफ अ ग्रुप ऑफ 7 पीपल स्टेज फॉर 1 डे, इसकी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज दी गई है और वो क्या है, 7 पीपल की बात की गई है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास x क्या है, यहाँ पे 7 है। हम लेट कर लेते हैं कि जो यहाँ पे पीपल हैं उनके लिए क्या यूज किया जा रहा है, x किया जा रहा है, लेकिन जो इसकी कॉस्ट है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो क्या है, y है। तो y जो है वो यहाँ पे हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है जिसमें हमने फाइंड करना है किसको, कॉस्ट को फाइंड करना है। तो कॉस्ट को मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि हमने लेट किया है, कि लेट किसको लेट किया है, कॉस्ट को। कॉस्ट को हमने इक्वल किया है किसके, y के, तो ये हमारे पास y आ गया। इसी तरह पीपल को हमने कहा कि ये क्या है, x है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है जो आपको समझना जरूरी है। तो इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे आते हैं। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूटिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, सब्स्टिट्यूटिंग। हमारे पास एक आंसर है ना, जब भी एक आंसर होता है दूसरे को फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग ही करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन का नाम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास है ही एक इक्वेशन। अब उस इक्वेशन के अंदर हमने सब्स्टिट्यूटिंग करनी है। अब यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 1450, x क्या है हमारे पास 7 प्लस 2000। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो देखें क्या आंसर आता है। तो आंसर आता है 10150 प्लस 2000। तो y इज इक्वल टू 12150। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, यानी कि कितने लोग थे, 7 पीपल थे, एक दिन के लिए रहे थे और खर्चा कितना हुआ, 12150, यानी कि 12,150। तो ये रुपीज हैं जो इनको एक 7 लोगों को पे करने पड़े थे, किसको, होटल को। तो ये स्टेटमेंट भी हम लिख सकते हैं इसी तरह कि द कॉस्ट पेड टू, पे किया था ना मैंने, पेड टू होटल को किया था, फॉर कितने ग्रुप थे, फॉर ग्रुप ऑफ कितना था, 7 ग्रुप थे, यानी कि 7 ग्रुप ऑफ पीपल थे। तो फॉर ग्रुप ऑफ 7 पीपल, और क्या था, वो उन्होंने स्टे किया था 1 डे के लिए, स्टेइंग 1 डे इज इक्वल टू कितने रुपीज पे, 122150
150 यानी कि 12,150 पे। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को आप करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है, एक्स को फाइंड करना है, पीपल को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हाउ मैनी पीपल। तो हाउ मैनी पीपल कैन स्टे इन द होटल फॉर ₹13,000 फॉर 1 डे। कॉस्ट आपको दी हुई है, वाई दिया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या है, वाई गिवन है ना, हम वाई को ही हमने कहा था कि हमारी कॉस्ट है। तो वाई इज इक्वल टू 13,600 यानी कि 13,600। और दूसरी चीज क्या है, एक्स, और वो हमने फाइंड करनी है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास एक वेरिएबल होता है और दूसरा नहीं होता, तो हम क्या कहते हैं कि हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, सब्स्टिट्यूट किसको करना है, y को। तो y इज इक्वल टू 13,600। आगे क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, जो हमारी मेन इक्वेशन थी, और वो कौन सी है, y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000। तो यहाँ पे वही राइट करेंगे। तो y इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं, तो ये आ जाएगा 136,600 इज इक्वल टू 1450x प्लस 2000। अब आगे आते हैं। तो आगे देखेंगे हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। तो ये 13600, इसके साथ ये प्लस 2000 आके माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये वहां पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ये आ जाएगा -2000 इज इक्वल टू 1450x। अब जब हम इन दोनों का आपस में माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1160। और ये जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारा x का आंसर आएगा इन दोनों को डिवाइड करने से 8। तो x इज इक्वल टू 8। अब x का आंसर हमारा आ चुका है 8, यानी कि 8 पीपल हैं जो पे करेंगे 13,600 एक दिन के लिए होटल में रहने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि 8 पीपल, यहाँ पे लिख लेंगे, सो 8 पीपल कैन स्टे इन द होटल फॉर रुपीज, कितने रुपीज आए हैं हमारे पास, 136,000 ही थे ना। तो ये 13600 सॉरी 13,600 ये थे, और कितने दिन के लिए थे, फॉर 1 डे। तो ये हमने एक स्टेटमेंट भी लिख ली, और इससे हमारा प्रूव हो गया आंसर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या है कि इफ वन कंपनी प्रोवाइड्स, अगर आपको एक कंपनी प्रोवाइड करे कि ₹5500 है, ठीक है, जो आपको एक हफ्ते बाद मिलेंगे पर वीक, अलॉन्ग विद का मतलब होता है साथ साथ। तो साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाएगा किस चीज का, ₹700 का। यानी कि जैसे ही वीक गुजरेगा ना, तो आपको एक तो 5500 रुपीज दिए जाएंगे, और साथ ही 700 बोनस भी मिलेगा। ठीक है, तो साथ में वो कहते हैं कि एंड द ऑफर, अदर ऑफर, एक और भी उन्होंने ऑफर की है, और वो क्या है कि ₹800 आपको पर डे मिलेगा, उसके साथ कोई भी आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो डेली वेजेस पे आपको ₹800 मिलेंगे। अब वो कहते हैं कि कन्वर्ट द डाटा इनटू लीनियर इक्वेशन एंड टेल विच इज बेटर डील फॉर 2 वीक्स। अब वो ये कह रहे हैं कि आप तो सबसे पहले तो आप इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में इस डाटा को रिप्रेजेंट करें, और फिर उसके बाद ये बताएं कि कौन सी डील बेटर है। अब आप अपने ऊपर सोचें, अगर मैं आपको बोलूं, मैं कहती हूँ कि मेरी कंपनी है और आपको 1 वीक बाद 5500 रुपीज़ भी मिलेंगे, और साथ साथ 700 का बोनस भी दिया जाएगा। और दूसरी बात, अब आप दोनों में से कौन सा चूज करेंगे, दूसरा कि आपको डेली वेजेस पे 800 रुपीज़ दिया जाएगा, तो आप किसको चूज करेंगे। तो हमने यही बताना है कि बेटर कौन सा है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम इक्वेशन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेशन को हम सबसे पहले कैसे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल ऑफर वन यानी कि ऑफर ए हम उसको कह लेते हैं कि ऑफर ए जो है,
ऑफर ए कौन सी वाली है? वो जिसमें हमें ₹5500 के साथ एक बोनस दे रहा है, वो क्या है? ऑफर ए है। और लेट कर लेते हैं कि वो क्या है? वो क्या है? वाई है, ठीक है। और साथ में जो हमें वीक का बताया जा रहा है, एक एक्स्ट्रा बोनस का साथ बताया जा रहा है, ये सारा हम इसके साथ ही राइट करेंगे। ऑफर ए को हमने लेट किया कि ये वाई है, और जो हमारे पास रुपीस दिए गए हैं वो कितने हैं? वो हैं 5500, तो वो भी हम लिखेंगे। तो ये जो पूरे वीक के बाद आपको दिया जा रहा है, वीक की बात हो रही है, तो हम लोग वीक को इक्वल कर लेते हैं किसके? एक्स के, ऐसे ही है। और साथ में किसको हम करेंगे? बोनस को प्लस कर देंगे। किसको? बोनस को। तो ये हमारे पास इस तरह जो है वो इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले ऑफर ए, वो हमारे पास क्या है? वाई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्स, यानी कि वो जो वीक बाद पैसे मिलने हैं वो कितने मिलने हैं? 5500, और साथ प्लस बोनस क्या है? 700 का बोनस है। तो ये तो पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी कि हम लोग क्या लेते हैं? ऑफर बी, ठीक है, ऑफर बी, और उसको हम क्या लेते हैं कि ऑफर बी इक्वल है बी के। ए बी का नाम देंगे, यहाँ पे वाई एक्स का दिया था, यहाँ पे किसका नाम दे देंगे? बी का। यहाँ पे वाई दिया था तो बी देंगे। वीक को किसके इक्वल करेंगे? एक्स के। तो यहाँ पे देखें यानी कि ए के। तो आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो वीक के बाद दी जाएगी वो क्या दी जाएगी? वो हमारे पास होगी एक्स था, तो यहाँ पे क्या है? ए। उसके साथ बोनस को प्लस किया जाएगा, प्लस बोनस। तो चूंकि हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन में कोई बोनस नहीं है, यानी कि सेकंड ऑफर में कोई बोनस नहीं है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू, यहाँ पे y था तो यहाँ पे b इज इक्वल टू, हमारे पास वीक के बाद हमें कितने पैसे मिलने हैं ऑफर बी में? तो वो हैं 800। और साथ में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हमने x लिखा था तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? a लिख लेंगे। इसी तरह प्लस बोनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नहीं दिया जा रहा बोनस। तो ये दो इक्वेशंस बनी हैं। फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल टू 5500 x प्लस 700। सेकेंड इक्वेशन b इज इक्वल टू 800 a। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले हम इस b वाले को सॉल्व करते हैं, यानी कि सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें कि अगर 2 वीक्स के बाद की बात की जा रही है, अगर 2 वीक्स के बाद की बात की जा रही है, तो 2 को अगर 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 7 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया? जाहिर है एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 ही दिन होते हैं। तो 7 को जब हम 2 हफ्ते हैं तो 2 हफ्तों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 14 आंसर। ऐसे ही है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास ए है वो क्या है? वो हमारे पास 14 है। तो ए हमारे पास क्या हो गया? 14 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय 14। तो 800 मल्टीप्लाई बाय 14 करेंगे तो हमारे पास b का क्या आंसर आएगा? 11200। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 2 वीक के बाद जो b वाले, यानी कि जो ऑफर बी बनेगी, टोटल 2 वीक के बाद जो हमें पैसे मिलेंगे वो कितने होंगे? 11,000। ऐसे ही है। अब हम जो फर्स्ट ऑफर है उसको निकालने की कोशिश करेंगे और फिर बताएंगे कि बेटर कौन सा है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली को निकालते हैं, ऑफर ए को। ये क्या है? ये ऑफर बी है सारी। मैं मेंशन भी कर देती हूँ कि ये वाली हमने ऑफर बी निकाली है। अब ये जो ऑफर ए है ना, ये जो हमने जिसकी इक्वेशन बनाई थी, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हमारे पास आ जाएगी y इज इक्वल टू 5500 x प्लस 700। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसके अंदर x को हमने किस चीज के अंदर डाल सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट की बात है कि जब हम ऑफर ए को लेंगे ना तो हमने वीक्स की बात करनी है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, जब हमने ऑफर ए को लेना है तो हम क्या कहेंगे कि हमने किस चीज की बात करनी है? हमने वीक्स की बात करनी है। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे वीक्स की। इसी तरह जब हम ऑफर बी की बात करेंगे तो हमने डेज की बात करनी है। किसकी? डेज की बात करनी है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा ज़रूरी है और इसी से आप इसके आंसर निकाल सकेंगे।
तो यहाँ पे जो हमारे पास x होगा वो क्या होगा कि 5500 x हमारे पास क्या है, कितने हमारे पास वीक हैं ऑफर ए में, वीक की बात हो रही है, तो कितने वीक हैं 2, तो ये हमारे पास आ गया 2 प्लस बोनस क्या है 700। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हमारे पास क्या आंसर आता है, तो वो आता है 11700। अब देखें कि क्या हमारे पास ऑफर ए का ज़्यादा आया है, रुपीज़ ज़्यादा आए हैं, या फिर ऑफर बी के रुपीज़ ज़्यादा आए हैं। तो ये वाले हैं ऑफर ए के, ये वाले मैं आपको मेंशन कर देती हूँ कि ऑफर ए के ये हैं और ऑफर बी के ये वाले हैं। अब बताएं कि इन दोनों में से किसके पैसे ज़्यादा हैं। तो ऑफर ए के पैसे ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली हम ऑफर ए को ही चूज करेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि द फर्स्ट डील, पहली ऑफर, द फर्स्ट ऑफर फ्रॉम कंपनी इज बेटर देन द अदर, इज बेटर देन द सेकेंड वन, या अदर, दूसरी वाली से वो ज्यादा बेटर है। कौन सी, फर्स्ट वाली। तो हम ऑब्वियसली फर्स्ट वाली को ही चूज करेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं एक दफ़ा रिव्यू भी दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमने मेंशन की हुई हैं। तो यहाँ पे हो गई कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे हमें दिया गया स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। अ मैन अर्न्स, एक मैन है, उसने अर्न किया है, उसने कमाया है कितना, ₹120 पर आवर, एक घंटे में उसने 120 रुपीज़ कमाया है। और ही हैज़ ₹5500 एडिशन विद हिम, यानी कि उसके पास 5500 रुपीज़ उसमें ऐड करने के लिए और भी हैं। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन बनाएं इस सिचुएशन के लिए, फॉर दिस सिचुएशन, एंड टेल, और बताएं कि हाउ मच विल बी गेट आफ्टर 12 आवर्स। और कहते हैं कि अगर वो एक घंटे में 120 कमा रहा है तो फिर वो 12 आवर्स बाद, यानी कि तकरीबन आधे दिन बाद, हाफ डे बाद, वो कितना कमा चुका होगा। इसी तरह व्हाट डज स्लोप शो इन दिस सिचुएशन, हम स्लोप क्या शो करवाएंगे। स्लोप हमें पता है क्या होती है, तो हमने पहले सारी पढ़ी हुई है। इसी तरह व्हाट डज वाई इंटरसेप्ट रिप्रेजेंट हेयर, तो वाई इंटरसेप्ट को भी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लीनियर इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे y को, y इसमें क्या है, तो y इज द टोटल अमाउंट, y क्या है, टोटल अमाउंट होगी। उसके बाद हम यहाँ पे रुपीज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रुपीज लिखेंगे। उसके बाद जब रुपीज लिख लेंगे तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, हम x लिखेंगे, जो क्या होंगे, जो आवर्स होंगे। जब वो लिख लेंगे तो उसके बाद हम ये लिखेंगे कि हमारे पास जो ऐड करने के लिए हैं वो कितने हैं, तो वो हैं ₹500। सॉरी, यहाँ पे मैंने 55 लिख दिया था, तो यहाँ पे कितने हैं, 500 है। तो ये 500 रुपीज़ जो हैं हमारे पास एडिशन वाले, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। एडिशन लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्यों, कौन सा साइन लगेगा, प्लस का। तो इसको इक्वेशन बनाते हैं। तो y हमारे पास नहीं है, हमें टोटल अमाउंट नहीं दी गई। इसी तरह हमारे पास इसके बाद क्या है, रुपीज़ हैं, कितने रुपीज़ हैं, 120, तो 120 लिखा। उसके बाद क्या है, x, आवर्स हमें नहीं दिए गए, वो भी हमने यहाँ पे लिखने हैं। तो x जो है वो आवर्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखने हैं कि जो यहाँ पे दिया गया है कि कितने आवर्स बाद वो कमा लेगा। वो 12 है, वो हम बाद में पुटिंग करेंगे, लेकिन फिलहाल हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। तो x हमने लेट किया आवर्स को, इसी तरह प्लस ऐड क्या था, 500 था, ऐसे ही है। अब हमारे पास एक चीज़ दी गई है इसमें, और वो क्या है, वो है x। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे x की। तो सब्स्टिट्यूट हमने दोनों को कभी भी डायरेक्टली नहीं लिखना, बेशक हमारे पास वो हो, हमने उसको लेट करना है पहले, ठीक है, बाद में हम उसको पुट करेंगे। सब किस चीज़ के थ्रू, सब्स्टिट्यूट के थ्रू। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग
सब्स्टिट्यूटिंग क्या है हमारे पास, x है और वो कितना है 12, तो x इज इक्वल टू 12 इन इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। अब इसके अंदर पुटिंग करते हैं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 120 12 प्लस 500, तो y इज इक्वल टू, ये सारा का सारा कैलकुलेटर पे लिखें और देखें आपके पास क्या आंसर आता है। तो आंसर आता है 1940। अब इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो टोटल 12 घंटे बाद अमाउंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1940, यही है। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो है इसका पार्ट, उसका आंसर आ चुका है। मैं आगे लिख भी लेती हूँ कि हमारे पास किस पार्ट का आंसर है, फर्स्ट पार्ट का। तो सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड क्या है, इसकी स्लोप को फाइंड करना है। तो इस सिचुएशन में जो स्लोप है हमारे पास वो क्या है, वो 120 है। वो 120 क्यों है, क्योंकि सारी के सारी जो हमारा क्वेश्चन है वो रिवॉल्व अराउंड कर रहा है 120 के। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास 120 इसकी स्लोप है और साथ ही साथ इसकी जो रेट है, इसके साथ जो ये एट द रेट का साइन लगा हुआ है ना, ये आप अपनी बुक पे देख सकते हैं, वहाँ पे इसके रुपीज 120 के पीछे ना एट द रेट का साइन होगा। तो उस साइन से शो होता है कि इसने जो पर डे कमाना है वो कितना कमाना है, पर आवर सॉरी, वो कितना कमाना है, 120 कमाना है। तो उससे हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि ये हमारे पास क्या होगा, इसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी, 120 होगी। तो आपको मैं एक स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, वो आपने इसके आगे लिख लेनी है। क्या लिखना है कि द स्लोप इज इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो स्लोप होगी वो क्या होगी, 120 इज इक्वल टू 120, जो कि शो करती है कि शोज द रेट, उस रेट को शो करती है जिसमें वो कहता है कि विच ही अर्न्स, इसमें वो कमाता है मनी को पर आवर, ऐसे ही है, पर आवर उसको कमाता है। और इसका मतलब है कि वो अर्न करता है 120 और यही इसके पर आवर की अर्निंग है। ठीक है, तो इस तरह हमें पता लगा कि ये इसकी स्लोप है। तो ये आपने छोटी सी ये लाइन लिख लेनी है, तो इससे भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं और वो हमारे पास क्या है, वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट जो है वो हमने इसका निकाला था। क्या निकाला था कि हमने जब इसमें ऐड किया था y को, अगर आप इसको इजीली समझना चाहें तो इस तरह समझ सकते हैं कि इसके आगे हम फॉर्मूला लगा देते हैं किसका, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला। तो यहाँ पे देखें ये y है, ये y है, ये m है, ये m है, 120 आ गया, ये x है, ये x है, ये प्लस c है, ये c है और ये 500 है। तो C हमारे पास पहले भी हमने क्वेश्चंस किए थे 8 चैप्टर में कि हमारे पास जब भी y की वैल्यू, y का इंटरसेप्ट देखना हो तो हम किसको देखते हैं, हम C को देखते हैं, हम इंटरसेप्ट को देखते हैं। C बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, C बेसिकली इंटरसेप्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो y इंटरसेप्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 500 है। तो मैं यहाँ पे इसी तरह स्टेटमेंट लिख लेती हूँ कि द y इंटरसेप्ट इज इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 500 के। रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी, ऐसे ही था ना, एडिशनल अमाउंट थी उसकी, द एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी, जो कि उसने बिफोर ही स्टार्ट वर्किंग एनी आवर, यानी कि अपने काम को स्टार्ट करने से पहले वो यही कमाता है। ठीक है, यानी कि वो 120 ही कमाता है, चाहे वो 1 घंटा काम करे या ना करे। लेकिन जब वो 1 घंटा काम करेगा तो उसको क्या दिया जाएगा, 120 रुपीज दिए जाएंगे रिवॉर्ड में।
तो ये हमारे पास इसका y इंटरसेप्ट आ गया और स्लोप भी आ गई, और थर्ड वन हमने y फाइंड किया था वो भी हमारे पास आ चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ जाता है। मैं आपको एक दफ़ा इसका रिव्यू भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था और यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो कुछ ऐसी सिचुएशन है जो हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे अली की बात की गई है कि अली शिफ्टेड इन आ रेंटेड हाउस। एक अली नाम का लड़का है जो शिफ्ट हुआ है एक रेंट वाले किराए वाले हाउस में, किराए के घर में। अच्छा, जो भी स्टूडेंट हैं अली नेम के वो मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे, तो बताएंगे कि यस आई एम अली, एंड देन ही विल आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। ऑन 1 सितंबर, अब वो 1 सितंबर को शिफ्ट हुआ है अली, और साथ में द इलेक्ट्रिक मीटर ऑफ हाउस, और वहाँ का जो मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी के मीटर की बात की जा रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है उस घर का, वो उस टाइम बता रहा था कि यहाँ पे 44 यूनिट्स हैं, ठीक है, यानी कि 44 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं जब अली शिफ्ट हो रहा था, तब की बात हो रही है। और फिर उसी दिन जिस दिन वो शिफ्ट हुआ, इफ़ द एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड इज 18 यूनिट्स, अगर हम उसकी एवरेज निकालें तो वो उसने 18 यूनिट्स पर डे कंज्यूम की हैं। अगर 44 यूनिट्स हैं तो इसका मतलब है कि 18 यूनिट्स जो हैं वो उसने कंज्यूम की हुई हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप को आया है और उनकी चेकिंग जो है या उनका जो बिल है वो उससे इतने दिन पहले आता है कि उसमें हर दिन वो 18 यूनिट्स यूज़ करता हुआ आया है, जो भी अली से पहले वहाँ पे रहता था, ठीक है। तो रिप्रेजेंट द सिचुएशन थ्रू लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन को आपने रिप्रेजेंट करवाना है। तो साथ ही हाउ मैनी यूनिट्स आर कंज्यूम्ड टिल 30 सितंबर, अगर तो वो 18 यूनिट्स कंज्यूम करता है एक दिन की, तो फिर 30 सितंबर तक वो कितनी यूनिट्स को कंज्यूम करेगा। वैसे अगर 18 यूनिट्स को वो एक दिन में कंज्यूम करे तो अच्छा खासा उसका बिल आ जाएगा। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन के लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करवाने। सबसे पहले तो हम लेट करेंगे कि हमारा x क्या है और y क्या है। तो x इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डेज। x को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ डेज से रिप्रेजेंट करेंगे, और साथ ही हम y को रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक मीटर से। तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि इलेक्ट्रिक मीटर से हमने रिप्रेजेंट किया है किसको? y को। इसी तरह हमारे पास जो यूनिट्स आई थी वो कितनी आई हैं? 44 इनिशियली यूनिट्स जो थी। इनिशियली यूनिट्स इज इक्वल टू 44 जो अली के वहाँ पे शिफ्ट होने से पहले यूज़ की गई थी। इसी तरह आगे आते हैं कि 18 यूनिट्स की बात की गई थी एवरेज कंजम्पशन की। तो एवरेज जो थी हमारे पास यूनिट्स की वो कितनी थी? वो थी 18। तो ये हमने सारा जो हमारा डाटा गिवन था उसको यहाँ पे लिखा है। अब हम इसको एक सीक्वेंस में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं y, क्योंकि हमने हमारी इक्वेशन इसी तरह की होती है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो y इज इक्वल टू y लिखा। आगे क्या लिखेंगे? उसके बाद हमें क्या दिया गया है? एवरेज। तो ये हम लिखेंगे 18x प्लस जो यूनिट्स कंज्यूम किए गए थे वो कितने थे? 44। तो ये हमारे पास सारी इसकी सिचुएशन आ चुकी है। तो सबसे पहले तो आपने एक इक्वेशन बनानी थी जो कि आप बना चुके हैं कि y इज इक्वल टू 18x प्लस 44। अब दूसरी जो बात है उसमें है हाउ मैनी यूनिट्स आर कंज्यूम टिल 30 सितंबर। तो 30 सितंबर तक कितने यूनिट्स जो हैं वो कंज्यूम होंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा, ये वाला हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब इसको भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि 30 डेज तक 30 सितंबर तक उसने कंज्यूम किया था। और पूरा 1 सितंबर से बात की गई थी ना, यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 सितंबर शो था। तो 1 सितंबर से हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 30 डेज हैं, ठीक है। वैसे भी एवरेज जो है वो 1 मंथ की 30 डेज ही है, कभी 31 आ जाते, कभी 30 आ जाते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो 30 ही है।
तो हम जो है वो हम कंज्यूम कर लेते हैं, सॉरी एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो सितंबर पूरा है वो कितने डेज का है, वो है 30 डेज का। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट हमने क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूट करना है डेज को। डेज क्या है, एक्स है, नंबर ऑफ डेज किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ, तो सब्स्टिट्यूट, क्योंकि हमारा ये सेकंड स्टेप है, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू एक्स 30 है, तो ये आ गया 30, क्योंकि x इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेज, और किस में, इन इक्वेशन जो हमने लीनियर इक्वेशन बनाई थी। तो इन इक्वेशन अब हम इसके अंदर पुटिंग करते हैं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 18 30 प्लस 44। आपने पूरा का पूरा कैलकुलेटर पे छाप लेना है, आंसर देखेंगे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 584 यूनिट्स। तो ये तो 500 से ऊपर का बिल अच्छा खासा बन जाएगा, 1 लाख तो जाएगा ही जाएगा, और फिर जो है अली तो मुश्किल में पड़ जाएगा अगर इतना उसका बिल आ गया। तो ये हमारे पास जो यूनिट्स हैं ये इतने आ चुके हैं 584, और वो ये कितने कब तक कंज्यूम करेगा, ये पूरे सितंबर के जो बिल है वो है। ठीक है, यानी कि पूरे सितंबर के यूनिट्स की बात की जा रही है, और वो 584 है। इसी तरह आगे आते हैं, तो ये है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ, इन दोनों को भी पढ़ लेते हैं कि व्हाट विल बी द बिल। अब अली की खैर नहीं है, क्योंकि अब उसका बिल आने वाला है आफ्टर 1 मंथ, लेकिन एट द रेट ऑफ ₹20। और अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि ₹20 का हमारा बिल आए, यानी कि एक यूनिट जो है वो ₹120 का हो, पर यूनिट कभी भी नहीं हो सकता। खैर, अगर आप पंजाब से हैं और आप का भी ज़्यादा बिल आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। खैर, अब हम अली के बिल को निकालते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसने कितने यूनिट्स कंज्यूम किए थे, और वो कितने थे, 584। तो ये हमारे पास पर यूनिट जो है उसका बिल कितना है, ₹20, और साथ में जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो क्या है, यूनिट्स इज इक्वल टू 584। तो हम सीधा 584 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 20 के साथ, तो ये आ गया 11,680, जो कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 11,000 एटलीस्ट 584 यूनिट्स में आए, एटलीस्ट पंजाब में नहीं हो सकता। आगे आए तो इसके फोर्थ पार्ट को करते हैं, आफ्टर हाउ मैनी डेज द मीटर शोज 404 यूनिट्स। वो कहते हैं कि अगर वो 30 डेज की बात कर रहा था कि 30 डेज बाद 584 यूनिट्स शो हुई हैं, तो 404 यूनिट्स कितने दिनों बाद शो करेगा वो। तो इसको फाइंड करने के लिए हम जाएंगे इलेक्ट्रिक मीटर के पास, और इलेक्ट्रिक मीटर को हमने किसके नाम से रिप्रेजेंट किया था, y के नाम से। तो सबसे पहले तो हम ये जो इक्वेशन है उसको यूज़ करेंगे। वो इक्वेशन क्या है, ये हमारा फोर्थ पार्ट है, ओके, और ये हमारा था थर्ड पार्ट जिसको हमने सॉल्व किया है। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है कि हमने y इज इक्वल टू 18x प्लस 44 इस इक्वेशन को लिखना है। अब करना क्या है कि इलेक्ट्रिक मीटर पे हमें शो करवाया जा रहा है 404 यूनिट्स, ऐसे ही बताया ना उन्होंने। तो ये हम y को लेट करेंगे कि 404 है और 18x प्लस 44, तो हम बताएंगे कि हमारे पास एटलीस्ट कितने दिनों की बात हो रही है, दिन ही निकालने हैं ना। x हमने पहले भी नंबर ऑफ डेज से ही रिप्रेजेंट किए थे, x फाइंड करना है तो y की वैल्यू को पुट कर दें। तो ये पुटिंग की तो हमारे पास 18x इधर ही रहा, ये प्लस 44 इधर आके क्या हो गया, -44 आ गया। तो ये कितना बना, 360 इज इक्वल टू 18x। तो ये हमारे पास आंसर आया x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 360, एंड एट द एंड फाइनल हमारे पास आया 20 डेज। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है 20 डेज। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ। यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपने नीचे बायो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आपने उसको क्लिक करना है, फ़ौरन आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। परेशान नहीं होना,
हम उसको भी अच्छे से ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आज जाते जाते ये ज़रूर कहती जाऊँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब करें, पुराने हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर करें, और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहा करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।